स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हड़प्पन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन, एंशिएंट चाइनीज सिविलाइजेशन, एंशिएंट इजिप्शियन सिविलाइजेशन। दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि इन सब सिविलाइजेशंस में क्या कॉमन है? जी हाँ, ऑब्वियसली ये सभी वो एंशिएंट सिविलाइजेशंस हैं जहां से ह्यूमन सेटलमेंट्स की शुरुआत हुई। लेकिन इसके अलावा भी इन सभी सिविलाइजेशंस में एक बात कॉमन है, वो ये कि उस समय ये सभी सिविलाइजेशंस रिवर के किनारे या उसके एडजेसेंट एरियाज में बसी हुई थी। जैसे हड़प्पन्स इंडस रिवर के आसपास, मेसोपोटामियंस टिग्रिस और यूफ्रेट्स रिवर के आसपास, एंशिएंट चाइनीज येलो रिवर के पास के एरियाज में और एंशिएंट इजिप्शियंस नील रिवर के पास। लेकिन ये ट्रेंड केवल इन्हीं एंशिएंट सिविलाइजेशन तक ही सीमित नहीं रहा, बल्कि पुराने समय में दुनिया की बहुत सी बड़ी बड़ी सिटीज रिवर्स के किनारे ही डेवलप हुई। अगर हम भारत में देखें तो दिल्ली, पटना, कोलकाता, हैदराबाद, बेंगलुरु, बनारस, आगरा, कानपुर इत्यादि इत्यादि, या ग्लोबल लेवल पर देखें तो न्यूयॉर्क, लंदन, रोम, पेरिस, टोक्यो जैसे शहर नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। वैसे अगर आप ध्यान दें तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग दुनिया के 3 सबसे बड़े शहर टोक्यो, दिल्ली और शंघाई नदियों के किनारे ही बसे हुए हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों है? असल में इसके पीछे वही कारण है जिसकी वजह से आज मॉडर्न इंडिया में रोड्स को रिवर से कंपेयर किया जाता है, और रिवर्स और रोड की इसी सिमिलरिटी को ना समझ पाने की वजह से कहीं ना कहीं भारत की सिटीज का ना केवल दम घुटता जा रहा है, बल्कि रोड डेवलपमेंट को सिटीज के डेवलपमेंट से ना जोड़ पाने की वजह से भारत डेवलपमेंट की रेस में वेस्ट की डेवलप्ड कंट्रीज के साथ साथ चाइना जैसी डेवलपिंग इकोनॉमी से भी चेस करने की रेस में जुटा हुआ है। तो दोस्तों, आज के हमारे इस वीडियो डिस्कशन में हम रोड्स और रिवर्स से जुड़ी इसी पहेली को समझने का प्रयास करेंगे। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस के जीएस पेपर 1 के इंडियन सोसाइटी और पेपर 3 के इकोनॉमी सेक्शन के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं आज का डिस्कशन। दोस्तों, एंशिएंट टाइम्स में ह्यूमन सेटलमेंट के लिए जरूरी फ्रेश वाटर का रिलायबल सोर्स ऑफ सप्लाई और ट्रेड और ट्रांसपोर्टेशन में हेल्प करने से लेकर नेचुरल बाउंड्रीज और डिफेंस प्रोवाइड करने का काम भी रिवर्स ही करती थी। साथ ही प्रिमिटिव एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजीज के उस दौर में रिवर बैंक्स के आसपास के फर्टाइल लैंड्स एग्रीकल्चर के लिए भी उपयोगी हुआ करते थे, जो फूड ग्रेन्स ग्रो करने के लिए बेहद जरूरी थे। यही कारण है कि एंशिएंट टाइम से ही अलग अलग सिविलाइजेशंस में प्राइमरी ह्यूमन सेटलमेंट्स और पॉपुलेशन ग्रोथ रिवर बैंक्स के किनारे ही कंसोलिडेट होती गई। यहाँ तक कि अगर हम भारत की बात करें तो महाजनपदा पीरियड में 16 महाजनपदास या किंगडम्स के बीच मगध के अल्टीमेटली विक्टोरियस बनने के पीछे भी मगध की राजधानी पाटलिपुत्र का गंगा, गंडका और सोन नदियों के कॉन्फ्लुएंस पे बसा होना और मगध का गंगा के फर्टाइल लोअर प्लेन्स पर कंट्रोल होना ही था। नतीजा ये हुआ कि समय के साथ ज्यादातर बड़ी बड़ी शहर भी रिवर बैंक्स पर ही डेवलप्ड हुए। लेकिन अगर हम आज की स्थिति में देखें तो जैसे जैसे ह्यूमन सिविलाइजेशन साइंटिफिकली एडवांस होती गई, उनका रिवर पर डिपेंडेंस कम होता चला गया, जिससे अब ह्यूमन सेटलमेंट्स को रिवर के अराउंड ही डेवलप करना जरूरी नहीं रह गया। साथ ही अब वाटर अवेलेबिलिटी के लिए भी रिवर्स पर डिपेंडेंट रहने की जरूरत नहीं थी। सिमिलरली न्यूली डेवलप्ड मोड्स ऑफ ट्रांसपोर्ट्स और कम्युनिकेशन की वजह से अब रिवर्स उतनी क्रूशल नहीं रह गई थी। ऐसे में अगर हम ध्यान दें तो आज की दुनिया में रिवर्स की जगह रोड्स ने ले ली है। इसे अगर आप छोटे उदाहरण से समझें तो आज यदि आप अपने शहर में कोई फ्लैट, बंगलो या रेसिडेंशियल प्लॉट देखते हैं तो सबसे पहले आप उस एरिया की रोड कनेक्टिविटी पर गौर डालते हैं कि आखिर वो जगह आपके लिए जरूरी शहर के क्रिटिकली इंपॉर्टेंट पॉइंट जैसे रेलवे स्टेशन, मार्केट, स्कूल, हॉस्पिटल इत्यादि से कितनी दूर पर है। इसी अंडरस्टैंडिंग के साथ अगर हम इसे ब्रॉडर पर्सपेक्टिव में देखें तो किसी भी शहर या रीजन के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए भी आज के वक्त में उसकी रोड कनेक्टिविटी बेहद जरूरी है। और हाईवेज और एक्सप्रेसवेज की इसी इंपॉर्टेंस को समझते हुए बीते 100 सालों में वेस्टर्न इकोनॉमीज ने अपने हाईवेज नेटवर्क को तेजी से बिल्ड किया है। उदाहरण के लिए सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप हुआ यूएस का मैसिव इंटरस्टेट हाईवे सिस्टम आज उसकी इकोनॉमी के ब्लड वेसल्स की तरह काम कर रहा है। हालांकि ये बात सही है कि उस दौर में यूएसए ने ये मैसिव हाईवेज कंस्ट्रक्शन मिलिट्री पर्पसेस और इकोनॉमिक इन्वेस्टमेंट के नजरिए से किया था, लेकिन उसके एक स्टेप ने यूएस इकोनॉमी और खासतौर पर उसकी मैन्युफैक्चरिंग इकोनॉमी को अनपैरेलल्ड पुश दिया। और यही कारण है कि यूएसए के बहुत से इंडस्ट्रियल टाउन जैसे एटलांटा, टक्सन और डेनवर रोड्स और रेलवेज की मदद से बिना किसी मेजर रिवर या सीपोर्ट के प्रेजेंस के भी दुनिया के सबसे बड़े इंडस्ट्रियल बेसिस में से एक बनकर उभरे हैं। वहीं अगर आप गौर करें तो आप पाएंगे कि इन्हीं हाईवेज के नेटवर्क्स की बदौलत दुनिया में बहुत सी मेगा सिटीज बीते 200 सालों में बसाई गई हैं।
उदाहरण के लिए दुनिया के 100 लार्जेस्ट अर्बन एरियाज इन द वर्ल्ड में से एक मानी जाने वाली मेगा सिटी जोहान्सबर्ग अपने हाईवे कनेक्टिविटी की वजह से ही एक गोल्ड माइन के बजाय एक मेगा सिटी के रूप में एस्टैब्लिश हो पाई। इसी तरह ब्राजील की कैपिटल ब्रासिलिया और मेक्सिको की कैपिटल मेक्सिको सिटी भी बिना किसी नेविगेबल रिवर के प्रेजेंस के भी एक ग्लोबल हॉटस्पॉट की तरह डेवलप हुई। ऐसे में मॉडर्न वर्ल्ड ने रिवर्स के बजाय हाईवेज की इसी जरूरत को समझते हुए चाइना भी अपने हाईवेज पर तेजी से और हेवली इन्वेस्ट कर रहा है। लेकिन उसका मकसद केवल हाईवे बिल्ड करना नहीं, बल्कि नेशनल लेवल पर अपनी सिटीज के बीच हाईवेज को इस तरह से लिंक करना है कि सारी सिटीज आपस में एक इकोसिस्टम की तरह जुड़ जाएं। इसके लिए चाइना 1-2-3 ट्रैवल साइकिल की पॉलिसी को इस्तेमाल कर रहा है, जहां उसकी कोशिश है कि हाईवेज की मदद से एक ही सिटी में कम्यूट करने में 1 घंटा, एक सिटी क्लस्टर के बीच कम्यूट करने में मैक्सिमम 2 आवर्स और मेजर डोमेस्टिक सिटीज के बीच ट्रैवल करने में मैक्सिमम 3 घंटे का ही समय लगे। अब यूएसए, ब्राजील, मेक्सिको और चाइना जैसे कॉन्टिनेंट साइज कंट्रीज के लिए अपने ऑल अराउंड डेवलपमेंट के लिए हाईवे नेटवर्क पर इन्वेस्ट करना बेहद जरूरी हो जाता है। हालांकि ये बात भी सही है कि आज के मॉडर्न वर्ल्ड में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए हाईवे बिल्ड करने की इंपॉर्टेंस को समझते हुए भारत भी इस क्षेत्र में पीछे नहीं है। आफ्टर ऑल, भारत के स्टार परफॉर्मिंग रोड एंड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर नितिन गडकरी तो अपने हाईवे बिल्डिंग एफिशिएंसी के लिए ही जाने जाते हैं। वहीं नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया तो पास्ट में हाईवे बिल्डिंग में वर्ल्ड रिकॉर्ड्स भी तोड़ चुकी है। लेकिन फिर भी भारत रिवर और रोड्स के बीच एक क्रूशियल लिंक को समझने में एक बहुत बड़ी गलती कर रहा है और आने वाले समय में एक नया क्राइसिस से जन्म ले सकता है। इसकी वजह से भारत में कई टाइम बॉम्ब्स एक साथ टिक कर रहे हैं, जिसे देखते हुए एक्सपर्ट्स लगातार इस ओर इशारा करते हैं कि भारत को भी नई सिटीज डेवलप करने की जरूरत है। और वो क्यों, आइए जानते हैं। दोस्तों, ये बात सही है कि आज के समय में हाईवेज किसी भी इकोनॉमी की ग्रोथ के लिए बहुत जरूरी है, मगर कोई भी इकोनॉमी केवल हाईवेज की वजह से बिल्ड नहीं हो सकती, बल्कि उसकी ग्रोथ के लिए उस इकोनॉमी के हॉटस्पॉट्स का ग्रो होना भी उतना ही जरूरी है। और हर देश की तरह भारत ये इकोनॉमिक हॉटस्पॉट भी उसकी मेगा सिटीज और मेट्रो सिटीज में ही कंसंट्रेटेड है, जो कि तेजी से अपने डिग्रेडेशन की ओर बढ़ रहे हैं। अब आप पूछेंगे कि वो कैसे? चलिए हम इस कहानी में थोड़ा पीछे चलते हैं। दोस्तों, स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान महात्मा गांधी का कहना था कि इंडिया लिव्स इन इट्स विलेजेस। हालांकि उन्होंने ये फिगरेटिव स्टेटमेंट इंडिया के विलेजेस, रूरल इकोनॉमी और भारत के नजरिए से उसके रूरल एरिया में रहने वाली जनता की इंपॉर्टेंस को डिपिक्ट करने के लिए दिया था। लेकिन अगर हम 1951 के ऑफिशियल सेंसस डेटा पर नजर डालें तो हम पाएंगे कि उनकी ये बात फैक्चुअली भी उतनी ही सही थी। असल में 1951 का सेंसस ये बताता है कि भारत की 85% से ज्यादा जनता रूरल एरियाज में ही रह रही थी, जबकि आज भारत की तकरीबन 35% पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में ही रहती है। यूएन की एक रिपोर्ट के मुताबिक अगले 12 सालों में इंडियन पॉपुलेशन की 43% से ज्यादा जनता अर्बन एरियाज में ही रहेगी। वहीं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ द्वारा बनाए गए टेक्निकल ग्रुप ऑन पॉपुलेशन के प्रोजेक्शंस के अनुसार इंडिया की अर्बन पॉपुलेशन में 2036 तक 70% का शार्प राइज देखने को मिलेगा। यही नहीं, इन प्रोजेक्शंस के अनुसार दिल्ली स्टेट, जो 2011 तक ऑलमोस्ट 98% अर्बन था, 2036 तक 100% अर्बन हो जाएगा। इसी तरह तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र, तेलंगाना और गुजरात में भी 50% से ज्यादा पॉपुलेशन अर्बन एरियाज में ही रहेगी। सिमिलरली, नीति आयोग की रिपोर्ट भी यहाँ बताती है कि 2050 तक भारत के 416 मिलियन लोग उसके अर्बन एरियाज में सेटल होंगे। लेकिन ये रूरल टू अर्बन शिफ्ट भी कोई रातों रात नहीं हुआ, ना ही ये कोई नया कॉन्सेप्ट है, बल्कि हर डिकेड में होते पॉपुलेशन सेंसस में ये बात सामने आती रही है। ऐसे में ये कहना गलत नहीं होगा कि आने वाले समय में भारत विलेजेस में नहीं बल्कि अर्बन एरियाज और उसकी सिटीज में रहेगा। इस शिफ्ट का प्राइम रीजन है इकोनॉमिक और सोशल वेलबींग। अब क्योंकि अर्बन सेंटर्स या सिटीज में अपॉर्चुनिटीज ज्यादा बेहतर हैं, इसीलिए बेटर ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज के लिए लोगों का गांव से शहरों की तरफ पलायन करना एक नॉर्मल फिनोमिनन है। ऐसे में जितना बड़ा शहर उतनी ज्यादा बेहतर अपॉर्चुनिटीज बेटर जॉब एस्पेक्ट्स की और हायर पेस की, अपॉर्चुनिटीज बेटर एजुकेशन की, अपॉर्चुनिटीज बेटर सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग की। और यही कारण है कि हर कोई बड़े से बड़े शहर की ओर मूव करना चाहता है। लेकिन इसी मूवमेंट ने इंडिया में एक नई क्राइसिस को जन्म दे दिया है, और वो क्राइसिस है इन मेट्रोज और दूसरे अर्बन सेंटर्स पर पड़ रहा एक्सेसिव प्रेशर। ऐसे में इंडियन पॉपुलेशन के इस रूरल टू अर्बन मूवमेंट के बीच प्रश्न ये भी उठता है कि इंडिया के बढ़ते अर्बन पॉपुलेशन और खासतौर पर 1951 में इंडिया की लगभग 36 करोड़ की पॉपुलेशन से 2023 तक हो चुकी 1 अरब 42 करोड़ की पॉपुलेशन को अकोमोडेट करने के लिए क्या उसका अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर काफी है?
क्योंकि अगर हम वेरियस रिपोर्ट्स की डेटा पर नजर डालें तो कहानी कुछ और नजर आती है। जहां एक और देश की राजधानी दिल्ली बढ़ते पॉपुलेशन प्रेशर के बीच गैस चैम्बर में तब्दील होती जा रही है, वहीं उसकी दूसरी मेट्रो सिटीज मुंबई, बेंगलुरु, कोलकाता इत्यादि का इंफ्रास्ट्रक्चर भी बढ़ते प्रेशर में दम तोड़ता दिखाई दे रहा है, जो कभी अर्बन फ्लड की वजह से तो कभी मीलों लंबे जाम्स की वजह से परेशानियों में घिरा रहता है। यही नहीं, भारत की इन मेगा सिटीज पर पड़ते हुए प्रेशर की वजह से यहाँ के ग्रीन स्पेसेस और वाटर बॉडीज भी अब गायब होने लगे हैं। इसके चलते भारत में पीपल मैग्नेट के रूप में फेमस भारत की मेगा सिटीज ग्लोबल लिवेबिलिटी इंडेक्स जैसे पैरामीटर्स में आखिरी पायदान पर नजर आती हैं। मगर इस सब के बाद भी विडंबना यह है कि भारत की मेजर इकोनॉमिक एक्टिविटीज और अपॉर्चुनिटीज ही इन मेट्रो सिटीज तक सीमित हैं, तो आम आदमी क्या करे। आफ्टर ऑल, महाराष्ट्र के 2021-22 के इकोनॉमिक सर्वे के अनुसार मुंबई अकेला उसकी टोटल जीएसडीपी का ऑलमोस्ट 1/5 शेयर कंट्रीब्यूट करता है। सिमिलरली, बेंगलुरु अर्बन केरला कर्नाटका की जीएसडीपी का 36% शेयर कंट्रीब्यूट करता है। यानी आज देश के वो राज्य जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज का हब माने जाते हैं, उनमें भी इकोनॉमिक एक्टिविटीज कुछ पर्टिकुलर रीजन्स में ही कंसंट्रेटेड है, जिससे इन मेट्रो सिटीज पे प्रेशर तो बढ़ता ही है, लेकिन साथ ही इससे देश भर में इकोनॉमिक डेवलपमेंट के अनसस्टेनेबल रीजनल डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। यही कारण है कि भारत को अपने सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट और टिकिंग टाइम बॉम्ब बन चुके अपने एग्जिस्टिंग मेट्रो सिटीज और अर्बन सेंटर्स को बचाने के लिए नई सिटीज डेवलप करने की जरूरत है, जिससे न केवल पूरे भारत में इकोनॉमिक डेवलपमेंट का इक्विटेबल रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हो सके, बल्कि रूरल टू मेट्रो सिटी हो रहे मास माइग्रेशन को भी रोका जा सके। मगर भारत का ट्रैक रिकॉर्ड ये बताता है कि वो लगातार इस फ्रंट पर फेल हो रहा है। दोस्तों, इंडियन अर्बन सिटीज के लगातार डिग्रेड होते स्ट्रक्चर को देखते हुए बार बार ये बात की जाती है कि भारत को अपनी मेट्रो या कुछ बड़ी सिटीज पर रिलाई करने के बजाय टीयर 2 और टीयर 3 को भी डेवलप करने की जरूरत है। मगर फिर भी ताज्जुब की बात यह है कि बीते 75 से 80 सालों में भारत में केवल इतनी ही प्लांट सिटीज डेवलप की गई हैं जिन्हें हम अपनी उंगलियों पर गिन सकें, जिसमें मेनली कुछ को ही सक्सेसफुल डेवलपमेंट्स के तौर पर गिना जा सकता है, जिनमें प्रमुख हैं 1946 में डेवलप हुआ भुवनेश्वर, 1958 में कोलकाता के पास डेवलप की गई सॉल्ट सिटी, 1965 में अहमदाबाद के पास डेवलप किया गया गांधीनगर, 1965 में डेवलप हुआ चंडीगढ़, 1970 में चेन्नई के पास डेवलप हुआ चेन्नई, 1972 में मुंबई के पास डेवलप किया गया नवी मुंबई, 1976 में नोएडा और 2000 में डेवलप हुआ न्यू रायपुर। इनके अलावा इस लिस्ट में गुड़गांव और हाल ही में आंध्र प्रदेश की कैपिटल के तौर पर अमरावती और गुजरात की फेमस गिफ्ट सिटी जैसे कुछ और नाम जोड़े जा सकते हैं, जो कि अलग अलग नेशनल हाईवेज के जरिए देश के इंपॉर्टेंट इकोनॉमिक हॉटस्पॉट से जुड़े हुए हैं, जिनमें खासतौर पर गिफ्ट सिटी और यहाँ के स्पेशल इकोनॉमिक जोन को खासतौर पर गोल्डन क्वाड्रिलेटरल के हाईवेज को ध्यान में रखकर बिल्ड किया गया है, जिससे इसे डायरेक्टली देश के 4 मेट्रो सिटीज से जोड़ा जा सके। लेकिन फिर भी अगर गौर से देखा जाए तो देश में डेवलप हुई ज्यादातर सिटीज केवल सैटेलाइट सिटीज के मॉडल पर एस्टैब्लिश किए गए हैं, जहां ये सिटीज ऑलरेडी एग्जिस्टिंग बिग सिटीज की पेरिफेरी में एस्टैब्लिश की गई हैं, जो सूनर और लेटर उन्हीं में इनग्रॉस्ड हो जाती हैं। उदाहरण के लिए आज गुड़गांव या नोएडा को दिल्ली से या नवी मुंबई को मुंबई से डिफरेंशिएट कर पाना भी मुश्किल है। यही नहीं, इन न्यूली डेवलप्ड सिटीज के डेवलपमेंट मॉडल और अनप्लान्ड स्ट्रक्चर को लेकर भी अक्सर गंभीर सवाल उठाए जाते रहे हैं। ऐसे में भारत में अच्छी और सस्टेनेबल न्यूली डेवलपिंग सिटीज का अभाव देखा जा सकता है, और ये तब है जब नीति आयोग खुद अपनी रिपोर्ट्स में ये बात मान चुका है कि सिटीज आर द इंजन्स ऑफ ग्रोथ, जबकि दूसरी ओर दुनिया भर में सैकड़ों नई सिटीज डेवलप की जा रही हैं। न्यू रेजिम के एस्टैब्लिशमेंट के बाद से 600 से ज्यादा सिटीज डेवलप कर चुका है, जिसमें से कुछ न्यूली एस्टैब्लिश्ड सिटीज ने एक्स्ट्राऑर्डिनरी सक्सेस रजिस्टर की है। उदाहरण के लिए, एक समय में पैडी फील्ड की तरह देखे जाने वाला शेंजन आज दुनिया के मोस्ट डायनेमिक मेट्रोपोलिसेस में से एक है, जिसकी इकोनॉमी बीते 3 से 4 दशकों में ही साउथ कोरिया के इक्विवेलेंट पहुंच चुकी है। इसी तरह शियोनगान न्यूयॉर्क से भी डबल एरिया में एस्टैब्लिश की गई है। ऐसे न जाने कितने ही अनगिनत सिटीज चाइना ने बीते कुछ दशकों में डेवलप कर लिए हैं। लेकिन भारत में जब भी नई सिटीज के डेवलपमेंट की बात होती है तो बात इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए इन्वेस्टमेंट्स की कमी, सिस्टमैटिक गवर्नमेंट प्राइवेट लिंकेज की इनएडिक्वेसी और रेगुलेशन बॉटलनेक्स पर आकर खत्म हो जाती है। यहाँ तक कि एक्सपर्ट्स का मानना है कि इंडियन गवर्नमेंट द्वारा चलाया गया स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट भी बस एक फर्स्ट एड के समान है, जो ऑलरेडी एस्टैब्लिश्ड सिटीज और वहां के रहवासियों को टेक्नोलॉजी से लेस तो करता है, मगर सिटीज की शॉर्टेज का मेन क्राइसिस सॉल्व नहीं करता। ऐसा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि भारत की इस राइजिंग नीड को देखते हुए ये बात पॉइंट आउट की जाती है कि भारत को अगले 10 साल तक हर साल शिकागो के बराबर की एक नई सिटी डेवलप करने की जरूरत है,
तब जाकर शायद वो अपने इकोनॉमिक ग्रोथ और अर्बन पॉपुलेशन शिफ्ट को मैनेज कर पाएगा। ऐसे में भारत के एग्जिस्टिंग मेगा अर्बन सेंटर्स को स्मार्ट सिटी जैसे प्रोजेक्ट से एफिशिएंट बनाने के साथ साथ ग्रीन फील्ड सिटीज बिल्ड किए जाने की भी जरूरत है। तो प्रश्न ये उठता है कि ऐसी स्थिति में भारत को क्या करना चाहिए और कैसे करना चाहिए। दोस्तों, भारत की इस समस्या का सीधा सा जवाब है कि हमें एक बार फिर मॉडर्न वर्ल्ड में रिवर्स का इक्विवेलेंट रोड्स को मानना होगा, जहां उसे मेगा सिटीज से अपने ऑब्सेशन को छोड़कर मॉडर्न वर्ल्ड में रिवर्स और रोड्स की इसी एनालॉजी से इन्फ्रेंस ड्रॉ करते हुए नए और वेल कनेक्टेड टाउन्स डेवलप करने की जरूरत है। ऐसा करना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जब भी एक नई सिटी डेवलप होती है तो वो अपने 200 किलोमीटर के रेडियस में सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को स्टिमुलेट करती है। मगर अब प्रश्न ये उठता है कि आखिर ये नई सिटीज डेवलप कैसे होंगी। तो इसके जवाब में एक्सपर्ट सजेस्ट करते हैं कि भारत को भी सिंगापुर सिटी के डेवलपमेंट मॉडल पर चलते हुए एक पब्लिक प्राइवेट मॉडल की ओर बढ़ने की जरूरत है, जैसा हम गिफ्ट सिटी के डेवलपमेंट में ऑलरेडी होता देख रहे हैं। टाइम्स ऑफ इंडिया को दिए अपने एक इंटरव्यू में रियल एस्टेट जायंट डीएलएफ के चेयरपर्सन केपी सिंह सजेस्ट करते हैं कि किसी भी सिटी को बिल्ड करने के लिए लैंड एक्वायर करना सबसे मुश्किल होता है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वो लैंड एक्विजिशन के लॉज को भारत की आज की जरूरत के अनुसार अमेंड करे। साथ ही एक्वायर्ड लैंड पर टाउनशिप्स बिल्ड करने के लिए गवर्नमेंट को फेयर, ट्रांसपेरेंट और डिसिप्लिन्ड ऑक्शन मॉडल स्टैब्लिश करने की जरूरत है, जिससे बिडर्स और डेवलपर्स की परफॉर्मेंस को इंश्योर किया जा सके। लेकिन दोस्तों, किसी भी ग्रीनफील्ड सिटी को बिल्ड करना और उसे मूवर्स के लिए अट्रैक्टिव बना पाना एक टेढ़ी खीर है। उदाहरण के लिए पुणे के पास स्टैब्लिश की गई लवासा सिटी के फेलियर के पीछे सबसे बड़ा रीजन यही दिया जाता है कि वो पुणे जैसे इकोनॉमिक हब से काफी ज्यादा दूर थी। वहीं इसके उलट जैसा हमने गुड़गांव या नवी मुंबई के केस में देखा कि सैटेलाइट टाउन काफी जल्दी या तो सैचुरेट हो जाते हैं या फिर मेगा सिटीज और उनके प्रॉब्लम्स का ही एक्सटेंशन बनकर रह जाते हैं। ऐसे में इन दोनों विरोधाभास को देखते हुए हमें सैटेलाइट टाउन की ओर ही बढ़ने की जरूरत है, मगर कुछ ट्वीक्स और प्रॉपर अर्बन प्लानिंग के साथ, जिससे हम इन दोनों समस्याओं से एक साथ डील कर सकें। साथ ही किसी भी मेट्रो या मेगा सिटी का अट्रैक्शन उसके इकोनॉमिक हॉटस्पॉट की वजह से ही होता है, जहां के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग इंडस्ट्रियल या सर्विस सेक्टर के सेटअप के चलते बेटर जॉब अपॉर्चुनिटीज के लिए लोग वहां खिंचे चले आते हैं। ऐसे में गवर्नमेंट को प्राइवेट सेक्टर के साथ मिलकर देश के इकोनॉमिक ग्रोथ इंजन्स को भी ज्योग्राफिकली और अधिक फैलाने की जरूरत है। उदाहरण के लिए नई इंडस्ट्रीज या प्रोडक्शन प्लांट्स को टियर 2 और टियर 3 टाउन की पेरिफेरीज में स्टैब्लिश करने की दिशा में कदम उठा सकती हैं। अगर हम भारत में ऑनगोइंग इंडस्ट्रियल टाउनशिप्स की बात करें तो ये सब मोस्टली ग्रीनफील्ड प्रोजेक्ट्स ही हैं, जो किसी न किसी स्टैब्लिश सिटी के नेबरहुड में लोकेटेड हैं। उदाहरण के लिए सेंट्रल और स्टेट के बीच जॉइंट वेंचर के रूप में डेवलप हुए नेशनल इंडस्ट्रियल कॉरिडोर डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंडर गुजरात का ढोलेरा, महाराष्ट्र का शेंद्रा बिटकिन, उत्तर प्रदेश का ग्रेटर नोएडा और मध्य प्रदेश का उज्जैन शामिल है। वहीं इस मॉडल की सस्टेनेबिलिटी इंश्योर करने के लिए इसे भी पीपीपी मॉडल से ही आगे ले जाया जा रहा है, जहां गवर्नमेंट एरिया को डेवलप करने के लिए इनिशियल रिसोर्सेज पर स्पेंड करेगी, जिसके बाद प्राइवेट इंडस्ट्रीज और एमएनसीज यहां पर लीज या बाय आउट करके अपने फैक्ट्रीज और ऑफिसेज बिल्ड करेगी। अगर भारत में टाउनशिप्स मॉडल सक्सेसफुल होते हैं तो इससे इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज को लेकर देश में मौजूद डिस्पैरिटी तो दूर होगी ही, पर साथ ही माइग्रेशन ट्रेंड में भी एक स्ट्रक्चरल चेंज देखने को मिलेगा। इसके अलावा भारत को अपने टाउन्स को भी स्मार्ट टाउन्स में बदलने की जरूरत है, जिससे इन टाउन्स के साथ साथ यहाँ के आसपास के रूरल एरियाज में रहने वाले लोगों के बीच बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, एजुकेशन या दूसरी फैसिलिटीज के लिए सिटीज के बजाय इन सर्व सुविधा युक्त टाउन्स की ओर अट्रैक्शन बढ़े। यदि भारत ऐसा कर लेता है तो भारत अपने सब अर्बन एरियाज को ही डेवलपमेंट क्लस्टर्स की तरह एस्टैब्लिश कर पाएगा, जो आने वाले डिकेड्स में अपने आप सिटीज में तब्दील हो जाएंगे, जैसा हमने पास्ट में किसी भी दूसरी सिटी के साथ होते देखा है। ऐसा करने से भारत आने वाले 20 से 30 सालों में भी सस्टेनेबली नई सिटीज को डेवलप करता जाएगा, जिसकी उसे बेहद जरूरत है। दोस्तों, भारत की इसी जरूरत को समझते हुए एनके सिंह की अध्यक्षता में गठित 15th फाइनेंस कमीशन ने भी देश के 21 स्टेट्स और 26 नई सिटीज इंक्यूबेट करने के लिए फंड्स प्रोवाइड करने की रिकमेंडेशंस दी थी, जिसे फॉलो करते हुए इंडियन गवर्नमेंट ने देश के अलग अलग राज्यों में 8 सिटीज सेटअप करने की प्रोसेस पर काम करना शुरू भी कर दिया है, जहां इसके लिए हर सिटी को 1000 करोड़ दिए जाने की बात सामने आ रही है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि भारत आने वाले समय में किस तरह अपने हाईवे इंफ्रास्ट्रक्चर को यूज करके नई सिटीज डेवलप कर पाता है। इसी उम्मीद के साथ आज के वीडियो को हम यहीं विराम देते हैं। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो की इंपॉर्टेंस यूपीएससी मेंस में देखते हुए एक सवाल हम आपके लिए छोड़कर जा रहे हैं, जिसको आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। द क्वेश्चन इज, though urbanization is considered to be a region for economic growth, so far India has not been able to tap its full potential.
डिस्कस। एंड विद दिस क्वेश्चन माय फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर द वीडियो। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।